हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं और हिस्ट्री में आज हम लोग नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे और नया चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 9 को हम लोग आपका देख रहे हैं। और शासक, मुगल दरबार, लगभग 16वीं 17वीं 17वीं जो आपकी शताब्दी है, इसके बीच के जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग देखें। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े। मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय शासन के जनता के सर्वा के नियुक्त मान। कह रहे जो मुगल लोग थे उन्होंने क्या कहा कि हम स्वयं इतने बड़ी विशाल जनता के क्या है, हम स्वयं शासक हैं और विजेता शासक के नियुक्त मानती है। हालांकि असलियत में राजनीतिक स्थिति के इस भव्य कह रहे कि हालांकि राजनीति के इस भव्य को सीमाबद्ध कर देती है, फिर भी ऐसी दृष्टि सदैव महत्वपूर्ण रहती है। इस दृष्टि के विचार प्रसार का तरीका राजवंशी इतिहास में लिखना लिखाना था। मुगल राजा दरबार में इतिहास में वितरणों का लेखन सौंपा गया है। इन वितरणों में बादशाह के समय में की घटना लेखा जोखा दिया है। इसके अतिरिक्त उनके लेखकों ने शासकों ने अपने क्षेत्र में मदद के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में ढेरों जानकारी इकट्ठा की। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी इकट्ठा। एक आधुनिक इतिहासकार मूल पाठ इस शैली में क्रॉनिकल्स यानी के जो इतिहास के नाम पर दिए हैं, ये घटनाओं का अनावरण क्रमानुसार वितरण प्रस्तुत करता है। मुगलों का इतिहास लिखने की इच्छुक किसी भी विद्वान में इतिवृत्ति अपरिहार्य स्रोत है और ये तो इतिवृत्ति राज्य के इकाई के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना थे। इन दरबार से सघनिष्ठ रूप से व्यक्तियों द्वारा काफी मेहनत से एकत्र और वर्गीकृत किया गया। दूसरी ओर इन मूल पाठकों का उद्देश्य आधा संप्रेषण, जिससे मुगल शासक अपने आप को लागू करना चाहते थे। ये इतिवृत्ति के एक झलक देते हैं कैसे सही विचारधारा द्वारा रचित थी। इस अध्याय में मुगल साम्राज्य में इस समृद्धि को लुभाने का प्रकाश डाला। तो एक जनरल भाषा थी। अब शुरू करते हैं शासक, इतिवृत्ति, मुगल दरबार। तो चैप्टर का नाम आप अच्छे से देख लीजिए, शासक और इतिवृत्ति, यानी कि जो हमारा क्रॉनिकल्स है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक, इतिहास क्या है, शासक और इतिहास की बात कर रहे हैं और टाइम पीरियड क्या है, 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी। आइए सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं मुगल शासक और उनका साम्राज्य। हम लोग देख रहे हैं कि कहां पर मुगल शासक हैं और कहां पर साम्राज्य है, ये उनकी हम लोग देख लिया। आगे बढ़े। अब देखिए, मुगल नाम से मंगोल से भी उत्पन्न हुआ है। जो मुगल है वो कहां से निकला है, मंगोल से। कि ये लोग बेसिकली मंगोल से थे, मंगोलिया से थे, तो मंगोलिया वालों को मंगोल कह दिया गया और मंगोल से ही निकला है मुगल। यदि आज का यह नाम साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है, अगर कोई नाम है तो फीलिंग आती है कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन राज्य के शासक ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। उन्हें अपनी तो तैमूरी नहीं चुना था, उन्हें अपने आप को तैमूरी, क्योंकि पितृवंश से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। वो क्या थे, वो आपके तैमूर के वंशज थे। तो वो अपने आप को तैमूर कहलवाना या तैमूरी कहलवाना ज्यादा पसंद करते थे। तो ये मंगोल कौन थे, तो ये माता की तरफ से थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृ पक्ष से चंगेज खां को संबंध रखता है। बाबर ने अपने आप को मां के पक्ष में ज्यादा दिखाया है।
वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों को उपहास करते हुए बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया है। उन्होंने क्या बताया है कि जो मंगोल है वो बेसिकली क्या है, उपहास। उपहास का मतलब किसी की मजाक बनाना, और उनको बर्बर बताया। किसने? बाबर ने। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने भारत की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया कि भाई कुछ तो पढ़ना है, कुछ तो इतिहास पढ़ना है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ जिसका नाम था मुगल। 16वीं शताब्दी से ही इस शब्द में निरंतर प्रयोग होता रहा, यहां तक कि रडियार्ड किपलिंग ने जंगल बुक के युवा नायक मोगली की कहानी में भी इसका भी उत्पन्न है। ठीक, मुगलों व स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक संबंधों के जरिए तथा विजयों ने भारत के विविध विविध क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की गई। कैसे की गई? ये उनकी आपकी रचना की गई। साम्राज्य के संस्थान जहरुद्दीन बाबर ने उन मध्य एशिया के स्वदेश फरमान से प्रतिबंधित उज्बेकों ने भाग लिया था। उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया और फिर 1526 में अपने दल संसदों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए क्षेत्र और संसाधनों की खोज की यह भागीदारी उपमहाद्वीप को और आगे बढ़ाया। इसके उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं ने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, किंतु वह अफगान नेता शेर शाह सूरी को पराजित हो गया। उसने ईरान की सफाई के दरबार में निर्वास होने के लिए बाध्य कर दिया। 1555 में हुमायूं ने सूर को पराजित कर दिया। एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। कई लोग जलालुद्दीन अकबर यानी कि 1556 और 1605 में मुगल बादशाहों में महानतम मानते थे, क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार ही किया बल्कि इसे अपने समय में विशालतम और सुदृढ़ और सबसे राज्य बनाकर सुदृढ़ किया। अकबर हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्यों की सीमा का विस्तार में सफल रहा। कहां तक? हिंदू कुश पर्वत तक सीमा को फैलाने में उसने ईरान के सूफीवाद और तुरान यानी कि जो मध्य एशिया का पार्ट है कि उज्बेकों से की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाई। उज्बेक थे, उन पर भी लगाम। अकबर के बाद जहांगीर यानी कि 1505 से लेकर 1627, हालांकि जहांगीर का 2 बार टाइम पीरियड आपका टूट जाता है। ठीक, उसके बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब के रूप में विभिन्न व्यक्ति वाले 3 बहुयोग्य उत्तराधिकारी हुए। अकबर के बाद 3 बहुत अच्छे उत्तराधिकारी हुए, जिसमें जहांगीर भी बहुत अच्छा उत्तराधिकारी रहा, शाहजहां भी बहुत बढ़िया उत्तराधिकारी रहा, और जो औरंगजेब है वो भी। इन अधीन क्षेत्रों के जरिए यद्यपि गति काफी धीमी रही, तीनों शासकों के विविध यंत्रों को बनाए रखने और उन्हें सुदृढ़ किया। ठीक, हुमायूं की पत्नी नादिरा राजस्थान के रेगिस्तान को पार करते हुए 18वीं सदी में चित्रण दिखाया है कि कैसे वो रेगिस्तान को पार कर रही है और क्या उसकी स्थिति है। तो आपको थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ आएगा कि कैसे मुगल शब्द निकला है, क्या उसकी उत्पत्ति का स्रोत रहा है, इसको आप देख। देख लिया, आगे बढ़े। चलिए, 16वीं और
17वीं शताब्दी के दौरान शाही संस्थानों के ढांचे का निर्माण हुआ। इनके अंतर्गत प्रशासन का आपका कराधान के प्रभावशाली तरीके शामिल थे। मुगल शक्ति को सुस्पष्ट केंद्र दरबार था, यहाँ का राजनीतिक संबंध आपके गढ़े जाते, साथ ही श्रेणी और हैसियत की परिभाषा की जाती थी। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति उपमहाद्वीप के विभिन्न परंपराओं को समायोजित करने की चेतना नीति का संयोजन आधारित था। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु उपरांत राजवंश की शक्ति घट गई। दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे विभिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्तता अर्जित कर ली। जब सेंट्रल कमजोर होता है तो छोटे छोटे जो स्टेट होते हैं वो अपने आप को मजबूत हो सकता है। फिर भी सांकेतिक रूप से सही मुगल शासक का प्रतिष्ठा अभी भी अभय नहीं हुई थी। 1857 में इस वंश के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। इतिवृत्तियों की रचना। मुगल बादशाह द्वारा तैयार करवाई गई इतिवृत्ति साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्रोत है। ये इतिवृत्तियां इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी लोगों के समान एक प्रभुत्व राज्य के दर्शन की प्रयोजक योजनाओं से लिखे गए हैं। इस तरह का उद्देश्य उन लोगों को जिनमें मुगल शासक का विरोध किया, यह बताना भी था कि उनके सारे विरोध को असफल होना नियत है। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का वितरण उपलब्ध हो। कैसा है कि जो भावी पीढ़ी है उनके लिए जो शासक हैं उनका वितरण भी हो। ये सारी चीज आपका सुनिश्चित रूप से रखी गई कि कैसा हो, क्या उनका विवरण हो, कौन कौन सी पीढ़ी आई, कहाँ कहाँ तक चली, कैसे चली, ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है। मुगल इतिवृत्तों में के उल्लेख निरपाद रूप से दरबार ही रहे, यानी जो भी था सब आपके दरबारों में रहे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में शासक की घटनाएं और शासक के परिवार, दरबार, अभिजात, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। कहने का मतलब ये है कि जो उस टाइम का इतिहास लिखा गया, जो भी इतिवृत्ति थी, जो आपकी घटना थी इतिहास की, वो कोई बाहर नहीं गई। सेंटर पॉइंट क्या रहा उनका? राजा यानी कि शासक का परिवार, उसके युद्ध, उसकी पासपोर्ट, उसकी चीजें ही। उन्होंने कभी समाज के बारे में नहीं कि उस जमाने का समाज कैसा। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उनके दरबारी कवि थे कि समाज कैसा था, समाज में क्या क्या समस्या थी, लोग अपने बादशाह को कैसे देखते थे, कैसे समझते थे, इन सब चीजों की जानकारी के बारे में बात करें। ठीक है। और शीर्ष जो है अकबरनामा में भी और आपका शाहजहांनामा, और सॉरी इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अकबर, शाहजहां और आलमगीर जो मुगल बादशाह औरंगजेब की एक पदवी थी। आलमगीर क्या है? पदवी भी रही है लोगों के पास। ठीक। कहानी पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्ष अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इनके उल्लेखों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। साम्राज्य का, दरबार का इतिहास हो और उनका, ये सब कैसा था? एक ही था। क्लियर है? आगे बढ़े तुर्की से फारसी की ओर। तुर्की से फारसी की ओर देख लिया। तो जो तुर्की से फारसी ओर का पाठ है उसको हम कल देखेंगे। फिलहाल जो है आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। और आपने देख लिया कि क्या है शासक
और इतिहास के वो सारे दौर जो इतिहास के खबर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं।